हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। जनता ने सीएम धामी का किया भव्य स्वागत। 11,000 करोड़ योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज देहरादून दौरा। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25 उपद्रवी को किया गिरफ्तार। उपद्रवी के पास से 7 तमंचे और 54 कारतूस बरामद। उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जाएंगे राज्यसभा। 13 या 14 फरवरी को कर सकते हैं नामांकन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ हरिद्वार से। आपको बता दें, सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ है। स्वागत कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद रहे। नारी शक्ति महोत्सव में सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। मोदी और धामी के जयकारे लगे। बड़ी खबर हरिद्वार से। नारी शक्ति महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। भव्य स्वागत उनका किया गया। स्वागत कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद रहे। चलिए सीधी तस्वीरें हरिद्वार से आपको दिखा देते हैं, जहां कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। नमन करता हूं, मां गंगा को भी नमन करता हूं कि आज हमको ये मातृशक्ति महोत्सव मां गंगा के तट पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का आज यहाँ लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जिसमें 1168 करोड़ रुपए की लागत से 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिससे राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र की संपूर्ण जो सीवरेज व्यवस्था के सुधारीकरण के लिए जर्मन बैंक की मदद से 583 करोड़ की स्वीकृति परियोजना का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, पर्यटक स्थलों के विकास, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का आज यहां पर शिलान्यास किया गया है। इन योजनाओं से जहां हरिपुर कला, भूपतवाला, भीमगौड़ा, हरकीपैड़ी, मायापुर, कनखल, ऋषिकुल, ज्वालापुर, आवास विकास कॉलोनी, गोविंदपुरी, जगजीतपुर सहित अन्य क्षेत्रों को सीवरेज सहित पेयजल, पार्किंग आदि की जो समस्या है, उस समस्या से इन योजनाओं के पूरा होने पर निजात मिलेगी, लोगों को सुविधा होगी। भाइयों बहनों, आज जिन योजनाओं का भी यहाँ पर आप सबके समक्ष लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारी मातृशक्ति का ही प्रतिफल है, उनका ही आशीर्वाद है। आप सभी के आशीर्वाद के कारण से आज प्रदेश के अंदर हम पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ काम कर पा रहे हैं। साथ ही आज के कार्यक्रम में मैं जब अपनी माताओं बहनों के बीच में आ रहा था, तो उनके चेहरों की मुस्कान देखकर मैं कह सकता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास होगा कि आपकी ये मुस्कान हमेशा हमेशा बनी रहे। आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं के लिए, उन अपेक्षाओं के लिए हम संपूर्ण मनोयोग से, पूरे क्षमता और जितनी हमारे अंदर ताकत है, उस ताकत से काम करेंगे। हम उस संस्कृति के साधक हैं जहां पुरुष की परिकल्पना हमारी नारी के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। हमारे यहाँ जहाँ एक और अर्धनारीश्वर की पूजा की जाती है, वहीं माँ जगदम्बा को इस सृष्टि का मूल माना जाता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी समाज या किसी राज्य की जो रीढ़ है, उसकी सशक्त मातृशक्ति है, सशक्त महिलाएं हैं। अगर किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है, तो राज्य का विकास सुनिश्चित है। उसको कोई शक्ति
रोक नहीं सकती है, वो राज्य आगे बढ़ेगा, वो देश भी आगे बढ़ेगा। हम सभी जानते हैं कि प्रारंभ से ही हमारे प्रदेश के निर्माण में जब उत्तराखंड राज्य बना है, उस राज्य के निर्माण में हमारी जो मातृशक्ति है उसका बहुत बड़ा योगदान है। मातृशक्ति यहाँ बहुत संघर्ष भी करती है। एक और जहां प्रदेश ने, हमारी मातृशक्ति ने पूरे प्रदेश के अंदर विपरीत परिस्थितियों में जीना सिखाया है, जूझना सिखाया है, वहीं दूसरी ओर हर परिस्थिति में उनको जीतना भी सिखाया है, उनको आगे बढ़ना भी सिखाया है। हम कह सकते हैं आज जितने सारे उद्यम हमारी मातृशक्ति कर रही है, वो वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक उदाहरण है, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि राष्ट्र निर्माण में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आज महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है नारी तू नारायणी, परंतु कुछ आक्रांताओं के प्रभाव के कारण समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण जो है बदला गया। इसका परिणाम महिलाओं के साथ किए जाने वाले अनेक अपराधों के रूप में सामने आया, अनेक कुरीतियों के रूप में सामने आया। परंतु अब समय आ गया है कि महिलाओं के खिलाफ जो कुरीतियां हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हैं, उनके मन में अब जो लोग अपराध करने वाले हैं, जो इस प्रकार का अन्याय करने वाले हैं, उनके मन में भय पैदा किया जाए। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि महिलाओं के जीवन स्तर को जितना अधिक ऊपर उठाया जा सकता है, जितना उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, जितना ज्यादा उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, वो करा जाए। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के अंदर हमने सरकारी नौकरियों में 30 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर है, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। सीएम ने हरिद्वार में भव्य रोड शो किया, जिसमें लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी ने स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूलों की वर्षा की। रोड शो के दौरान भारी संख्या में मौजूद लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। सीएम ने 11,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बनभूलपुरा के मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव और उसके बाद हुए उपद्रव दंगे में घायल पुलिस कर्मचारी, पत्रकारों और निगम कर्मियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि ये घटना किसी सोची समझी साजिश से कम नहीं है। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में बनभूलपुरा में पेट्रोल बम और पत्थर कहां से आए। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस प्रशासन और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कभी भी हमारे यहाँ ऐसी घटना नहीं घटित हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सौहार्द बिगाड़ा गया है कि जो अपराधी होता है उसकी न कोई जाति होती है न धर्म होता है। इसलिए कहीं पर भी आपसी सौहार्द को हमको बिगाड़ना नहीं है। जिन्होंने भी सौहार्द बिगाड़ा है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पथराव किया है, पेट्रोल बम फेंकना कोई अच्छी बात है, कोई न कोई तो तैयारी थी ही। जो भी लोग होंगे, कानून अपना काम करता है। कानून, सरकारी काम, अमानत में खयानत कहीं भी होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो ये कोई न कोई इसको संचालित कर रहा था। संचालित जो कर रहा था वो अपराधी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता तेज हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आई थी। उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि पिछली बार जब कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड दौरे पर आई थी, उस समय कांग्रेस से भारी तादाद में कार्यकर्ता और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए थे। प्रदेश प्रभारी के उत्तराखंड दौरे से जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और आगामी लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को भारी बहुमत से विजय बनाने जा रही है। उनके आने और
जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब वो पूर्व में पहली दौरे पर जब आई थी तो कांग्रेस छोड़ने के लगभग 3000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और आगे भी यही हश्र होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में उत्तराखंड में सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और 5 सीटें जीतकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाली है। भाजपा संगठन सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव चलो अभियान चला रहा है। भाजपा पदाधिकारी रात्रि प्रवास पर रहकर लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत करा रहे हैं। इस अभियान के तहत राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी भगवानपुरा के मानक मजरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सभा आयोजित कर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में उन्होंने बताया कि सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री वीरेंद्र सैनी ने भी योजनाओं पर प्रकाश डाला। जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और वास्तव में उन्होंने एक लक्ष्य दिया है 2047 का कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा? वो बनेगा जब हमारे गांव विकसित होंगे, जब हमारी महिलाएं विकसित होंगी, जब हमारे किसान विकसित होंगे, जब हमारे युवा विकसित होंगे। और उसी विजन को लेकर के हम यहाँ पर गांव में गांव चलो अभियान के निमित्त सब लोग आए हैं और रात्रि विश्राम कर रहे हैं। ये एक ऐसा अभियान है जो हमारे गांव में रहने वाली जो आबादी है, वास्तव में यदि भारत को देखना है तो गांव में जाना ही होगा। और माननीय मोदी जी का जो विजन है वो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसको साकार कर रहा है। गांव चलो अभियान का नारा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, इसमें नरेंद्र मोदी जी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ है और प्रत्येक पोलिंग पर आज हमारा कार्यकर्ता पहुंचा हुआ है। और जो योजनाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हैं, ज़्यादातर लोग उनसे खुश नज़र आ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश को मानते हुए कि यदि कोई वंचित है तो उस तक भी हम पहुँचें और वो विकास की योजना हो करके हमारा भारत विकसित बने। पूरे प्रदेश में ये हमारा जो है 3 दिन का गांव चलो अभियान है। जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सभी योजनाओं के बारे में बताया गया है और हर बूथ पर बैठक की गई है। जो योजनाएं मिल रही हैं लाभार्थियों को हमारी केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, हमारी राज्य सरकार में धामी जी की तरफ से, उन योजनाओं के बारे में जानकारी ली जा रही है और वो योजनाएं वास्तव में धरातल पर यहाँ आ रही हैं। और लोग बागों से जो बात की है वो लोग बाग उन योजनाओं से बहुत खुश। रुक करते खबरों का, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसे लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस एक सहनशील पार्टी है, लेकिन सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। हरीश रावत ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद ही ऐसा करने के लिए पार्टी को आमंत्रित कर रहे थे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस का पक्ष रखते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से उनके बयान चल रहे हैं उससे पार्टी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। कांग्रेस बहुत ही सहनशील पार्टी है, तो सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। मैं समझता हूँ वो खुद भी स्थिति को आमंत्रित कर रहे थे ऐसा हो। राम मंदिर का पक्ष लेने में उनका डिस्कशन हुआ, इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अलग अलग मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने विचार हैं और पार्टी से कहीं ये नहीं कहा गया था कि राम मंदिर का विरोध होगा, ये होगा। प्रमोद कृष्णन जी बड़े लीडर हैं और हमेशा कांग्रेस का पक्ष रखते रहे, लेकिन इस बीच उनके बयानात जो थे वो लगातार ऐसे थे जिससे पार्टी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। और पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा नेता हो, अगर वो पार्टी संगठन को डिमोरलाइज कर रहा है या पार्टी के संगठन के लोगों के मन को पीड़ा पहुंचा रहा है तो उसको पार्टी सहन नहीं करेगी। और ये एक्शन लिया है, ये और लोगों के लिए भी सबक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पार्टी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी का 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सीट खाली हो गई थी। सीट पर 27 फरवरी को चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्र प्रसाद भट्ट को उम्मीदवार बनाए जाने के सियासी मायने हैं। महेंद्र प्रसाद भट्ट ब्राह्मण चेहरा है।
और भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने के फैसले को जातीय समीकरणों में संतुलन साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाऊंगा। है महेंद्र भट्ट जी को और कम से कम भाजपा ने एक कार्यकर्ता का सम्मान किया है और वो उनका अपना अंदरूनी मामला है। वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उनको होना चाहिए था राज्यसभा में और पार्टी ने अच्छी परंपरा कायम की है और महेंद्र भट्ट जी को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने राष्ट्रपति आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन के कार्यों को लेकर और सरकार के साथ विकास कार्यों के विषय को लेकर जो भी दायित्व पार्टी मुझे देगी और सरकारी दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो जो भी काम मेरे लायक होगा उसको मैं निष्ठा से करने का। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी की गई 15 राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम भी शामिल है। भाजपा के पास उत्तराखंड में भारी बहुमत है, लिहाजा उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा था कि अनिल बलूनी को पार्टी राज्यसभा का एक और कार्यकाल दे सकती है, लेकिन पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने पार्टी के फैसले की सराहना करते हुए महेंद्र भट्ट को बधाई दी है। उत्तराखंड राज्य के अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। ये पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत खुशी का क्षण है। कार्यकर्ताओं में उल्लास है, उमंग है और इस निर्णय से कार्यकर्ता बहुत खुश है। सभी कार्यकर्ता अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने एक कर्मठ कार्यकर्ता जो लगातार रात दिन पार्टी के लिए काम कर रहे थे और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राज्य में मजबूत हुई है, लोकप्रिय हुई है। नित्य दूसरे दलों से लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। इसका श्रेय माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को जाता है और उनकी कर्मठता, उनका जो कार्य, उनकी गुणवत्ता देखकर पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लिया है। निश्चित रूप से पार्टी नेतृत्व को लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है और महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत बधाई। वरिष्ठ समाज सेवी पवन कश्यप ने हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रेस क्लब रूड़की कार्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मौजूदा सांसद डॉक्टर निशंक ने जनता की किसी समस्या का कोई समाधान नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि सांसद सिर्फ केंद्र सरकार के दावों पर टिके हुए हैं। जनता की मूल समस्याओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त देने का काम किया जाएगा। सांसद ने हरिद्वार के विकास के लिए कोई बड़ी योजना नहीं बनाई जिससे आमजन का विकास हो सके। वे सिर्फ दिल्ली और देहरादून में बैठकर ही सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ हरिद्वार में और रणनीति मेरी ये है कि जो योजनाएं हैं गांव-गांव में पहुँचे और जो गरीब हैं वो सरकार से जो जुड़े हुए हैं। और लोकसभा सीट के लिए मैं प्रत्याशी बन के आ रहा हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी फिलहाल, और गांव-गांव में जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंच सके। बहुत से समाज है, जो समाज सभी समाज हो सकता है उसमें भी, क्योंकि गरीब जो परिवार है वो कहीं नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, उसमें सब समाज भी है, बहुत से समाज है। हर समाज का ऐसा है जो नहीं उभर पाया, जो गाँव में रह रहे हैं, जो पिछड़े एरिया में रह रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे अभी आगे। जो पद होते हैं वो समाज को ही दिए जाते हैं, उनके नियमित होते हैं कि ये पद की इस स्थान पे यही समाज का बैठना चाहिए। वो अभी से नहीं आ रहे, वो शुरू से रीत चली आ रही है। देखिए, मैं सब समाज के लिए आया हूँ, कुछ एक समाज के लिए किसी एक के ऊपर टिप्पणी करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सब समाज के लिए लड़ने के लिए आया हूँ।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से नियुक्त की गई प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के सामने कुछ नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक लोकसभा सीट पर करीब 12 नेताओं ने चुनाव लड़ने की दावेदारी की, जबकि एक लोकसभा सीट पर 7 और एक और लोकसभा सीट पर 6 लोगों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया कि पीसीसी के पास लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी जताई है, लेकिन पार्टी अपने स्तर से उन नेताओं का फीडबैक भी ले रही है और उन नेताओं का सर्वे भी कर रही है। किसी सीट में 12 लोग दावा कर चुके हैं, एक में 7 लोग कर चुके हैं, एक में 6 लोग कर चुके हैं। इस तरीके से दावेदारी भी आ रही है और पार्टी अपनी तरीके से सर्वे भी कर रही है। संगठन के लोगों से एक एक करके मिलने का मतलब यही है कि सबकी राय मशवरा आ जाए और जो सही फीडबैक है वो हाईकमान तक पहुंचे। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने सिविल लाइन कोतवाली में महिला हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मंगलौर पुलिस ने नसीरपुर नहर पटरी पर दुर्घटना स्थल पर जाकर छानबीन की। मृतका के पिता ने अपने दामाद और एक अन्य पर विवाहिता के हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस टीम ने छानबीन करते हुए पाया कि मृतका के नाम पर 44 लाख का लोन था। उसे माफ कराने की योजना अनुसार पति ने यह षड्यंत्र रचा। जांच में आरोपी पति के एक महिला से संबंध होना बताया गया। पुलिस ने आरोपी पति और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की नहर में डूबने से मृत्यु होना कारित हुआ है, ऐसे करके एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची, इंस्पेक्टर मंगलौर जब मौके पर पहुंचे तो वो उनको पूरा सीन ऑफ क्राइम बड़ा संदिग्ध सा नज़र आया था। इनके द्वारा जो एक व्यक्ति जो उसके साथ था उसको जब लाया गया, उससे पूछताछ की गई सख्ती से। जौलापुर में एक चक्की का काम करता है और उसने इस महिला के नाम से करीब 50 लाख का लोन लिया था और वो लोन ना चुका पाने की स्थिति में उसने अपने इस दोस्त के साथ साजिश के तहत उस महिला को शराब पिला के नहर पटरी में लाके नहर में धकेल के उसकी हत्या करी थी। दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ लिया है और दोनों के खिलाफ संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनको रिमांड में भेजा जा रहा है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। कर्फ्यू लगाया गया है। इस दंगे में 5 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद से मलिक के बगीचे और उसे आसपास के इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। मलिक के बगीचे इलाके के आसपास लोग धीरे धीरे पलायन करके जा रहे हैं। लोगों के घरों में ताले लगे हुए, अपने घरों से लोग सामान लेकर जा रहे हैं। फिलहाल इलाके में हालात सामान्य है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हल्द्वानी में हुई आगजनी और पथराव की घटना से वहां की स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है और कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन हम सब चाहेंगे कि सबसे पहले वहां शांति स्थापित हो। हरीश रावत ने कहा कि उसके बाद इन सब पर बातचीत होगी। स्थिति वहां तनावपूर्ण बनी हुई है और कर्फ्यू लगा हुआ है। हम केवल ये चाहेंगे कि वहाँ शांति हो जाए। एक बात के लिए हल्द्वानी के जनमानस को बधाई देना चाहता हूँ कि सारे उकसावे के बावजूद भी लोगों ने स्थिति को पोलराइज नहीं होने। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के मलिक के बगीचे में गुरुवार को धार्मिक स्थल हटाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें हुई फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कर्मचारियों के साथ साथ आम नागरिक घायल हुए। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि पुलिस ने 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही 25 दंगाइयों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके कब्जे से अवैध तमंचे और 54 कारतूस बरामद किए गए हैं। बनभूलपुरा में जो थाने पे आगजनी और अतिक्रमण के दौरान जो उपद्रव की घटना हुई थी, उसमें आप सबको जैसे पता हमने 3 एफआईआर रजिस्टर की है और हमने पिछले 24 घंटे में इन तीनों एफआईआर मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ की है। 25 लोगों के कब्जे से अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से और अलग अलग अभियुक्तों से हमने 7 तमंचे जो कंट्री मेड वेपन होता है वो बरामद किया है और 54 लाइव राउंड जो है 7.62 के 67 और 9 mm के 32
लाइव राउंड भी इनके कब्जे से बरामद हुए हैं, जो पुलिस के थाने से ये लोग लेके गए थे। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।